Assalamu alaikum YouTube people. I hope you guys are doing well. This is Umin Ahmed and we are back with more lectures on forces. हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर MCQ पास पेपर्स शुरू किए थे. फोर्सेस के हमने सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिए हैं. अब हम पास पेपर्स पे आ गए. हमने MCQ पास पेपर्स किए थे फोर्सेस के लास्ट क्लास के अंदर और आज हम इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला. हमने 4 से 5 क्वेश्चंस किए थे और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आज इंशाल्लाह. और कोशिश यही करूँगा कि हर सवाल को आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए. एंड ये हमारी मई जून 2026 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 होने वाला है. पहला सवाल, सबसे पहली टिप यही है कि आपने सवाल को ध्यान से पढ़ना है. अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. एक फ्रिक्शनलेस स्लोप है जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है. एज ए बॉडी प्रेसेस ऑन द सरफेस, jैसे ही ये बॉडी प्रेस करती है, प्रेस का मतलब पुश करना. ये सरफेस जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती है ना तो पुशिंग होती है. ये बॉक्स जो है ये सरफेस को डाउनवर्ड्स पुश कर रहा होगा. ये सरफेस पुशेस बैक ऑन द बॉडी. सरफेस जो है वो उसको बैक पुश करेगी. इन विच डायरेक्शन डज दिस सरफेस पुश बैक ऑन द बॉडी. ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने माइंड में सोचो कि भाई ये कौन सी टाइप ऑफ फोर्स है. हमने पढ़ा हुआ है, ज़रा सोचो, पॉज करो एंड फिर आंसर देखना. सो ये जो सरफेस पुशिंग की बात हो रही है ना, इस फोर्स का नाम होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर हम इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं. जब दो सरफेसेस जो है वो आपस में कांटेक्ट में होती है ना तो उनके दरमियान पुशिंग हो रही होती है. अब ये बॉक्स जो है ना इस सरफेस को, इस इंक्लाइंड सरफेस को डाउनवर्ड्स पुश करने की कोशिश करेगा. तो इसके ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, नॉर्मल फोर्स लगेगी, और वो हमेशा सरफेस से 90 डिग्रीज पे होगी. ठीक है, और मज़े की बात यह है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ वाली फोर्सेस हैं. राइट, जैसे अगर ये बॉक्स नीचे दीवार को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा तो दीवार भी इस बॉक्स को सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से पुश करेगी. ठीक है, तो आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो सी की डायरेक्शन में होगी. काफ़ी आसान सवाल था ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपसे सवाल ये कह रहे हैं अ कार इज़ एक्सेलरेटिंग. ठीक है, अ कार इज़ एक्सेलरेटिंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रॉड. डायग्राम शोज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार. इस कार के ऊपर इस वक्त जो है वो 5 फोर्सेस एक्ट कर रही है. एक है भाई गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स जो गाड़ी को चला रही है. एक है एयर रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है जो गाड़ी के मोशन को अपोज कर रही है. एक गाड़ी का वेट है जो कि डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी के टायर्स हैं वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में हैं इसीलिए इन दोनों पॉइंट से कांटेक्ट फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं. ठीक है. अच्छा जी, सवाल ये है, आपने बताना है कि विच फोर्सेस आर बैलेंस्ड. कौन सी फोर्सेस बैलेंस है. तो हमें ये पता है कि भाई फोर्सेस बैलेंस कब होती हैं. फोर्सेस बैलेंस तब होती है जब रिजल्टेंट फोर्स आपका ज़ीरो हो. जब रिजल्टेंट फोर्स आपका ज़ीरो हो, और रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो दो केसेस में होता है. पहले केस में जब कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो. स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ हो, चल ना रहा हो. और दूसरा केस ये है कि आपकी गाड़ी, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो. कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ पर 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. यहाँ पर 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ. ये फोर्सेस जो है ना, जिनको मैंने तीनों को ग्रीन से हाईलाइट किया, ये अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड फोर्सेस हैं. और ये दोनों फोर्सेस जो है ना, ये दोनों फोर्सेस लेफ़्ट एंड राइट फोर्सेस हैं. जिनको मैंने रेड से हाईलाइट किया है ये लेफ़्ट एंड राइट फोर्सेस हैं. ठीक है, तो हम लेफ़्ट एंड राइट फोर्सेस को अलहदा डील करेंगे और अप एंड डाउन फोर्सेस को अलहदा डील करेंगे. अब ये गाड़ी जो है एक्सेलरेट कर रही है, वो गाड़ी किसकी वजह से एक्सेलरेट कर रही है, इस ड्राइविंग फोर्स की वजह से एक्सेलरेट कर रही है. तो याद रखो, जहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स बनती है. अगर आपकी गाड़ी जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में बनेगी. अब क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं हो सकती. रिजल्टेंट फोर्स तभी होती है जब एक फोर्स बड़ी हो और एक फोर्स छोटी हो. राइट,
जब एक फोर्स बड़ी हो एक फोर्स छोटी हो, और जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो तब ही रिजल्टेंट फोर्स होती है। और जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही होती है उसी डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स होती है। या इसको उल्टा समझ लो, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों फोर्सेस की वजह से गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है, इज़ नॉट ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस नहीं है, फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस नहीं है, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं है, तो इनको हम इग्नोर कर देंगे। अब इन तीन फोर्सेस के साथ डील करते हैं। एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही और एक फोर्स ये रही। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये गाड़ी ज़मीन के अंदर जा रही है? ज़रा सोच समझ के बताना, क्या ये गाड़ी ज़मीन के अंदर जा रही है? वेट की वजह से ये वेट जो है वो कार को अपने अर्थ, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। लेकिन क्या गाड़ी ज़मीन के अंदर घुस रही है? नहीं, गाड़ी तो ज़मीन के ऊपर खड़ी हुई है ना, एक जगह पे, ये ऊपर नीचे नहीं हो रही है, सिर्फ राइट मूव कर रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही है। राइट, इसका मतलब ये है कि भाई इस वेट को बैलेंस करने के लिए ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि ना ही आपकी गाड़ी ज़मीन के अंदर जा रही है, ना ही आपकी गाड़ी ऊपर जा रही है। इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वजह से ना ही आपकी गाड़ी ऊपर जा रही है, और इस वेट की वजह से ना ही आपकी गाड़ी ज़मीन के अंदर जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं ये आपस में बैलेंस्ड हैं। ये ना ही गाड़ी को नीचे जाने दे रही है, ना ही गाड़ी को ऊपर जाने दे रही है। ये जो वेट गाड़ी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं ये वेट को कैंसल आउट कर रही हैं। ये वेट को क्या कर रही हैं? ये वेट को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तीन फोर्सेस जो हैं दीज आर बैलेंस्ड। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस नहीं, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं है, ये गलत है। बी कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड वेट, नहीं, हम इनका कर ही नहीं सकते ना। हम राइट फोर्सेस को, जो फोर्सेस लेफ़्ट पे एक्ट कर रही हैं उनको कंपेयर करेंगे राइट वाले के साथ, जो फोर्सेस डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही हैं उनको कंपेयर करेंगे अपवर्ड्स के साथ। ठीक है, सी कहता है ड्राइविंग फोर्सेस एंड एयर रेजिस्टेंस, नहीं भाई, एयर रेजिस्टेंस जो है और ड्राइविंग फोर्सेस जो है ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होती तो गाड़ी या तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती या फिर स्टेशनरी होती, लेकिन इन दिस केस गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। डी में देखो ड्राइविंग फोर्सेस एंड वेट, नहीं सॉरी मैंने गलती कर दी, ये हाँ बी सी आंसर, मैं मिस कर गया, सॉरी। कॉन्टैक्ट फोर्सेज, ये दोनों फोर्सेज और वेट जो है आपका बैलेंस है, मैं मिस कर गया, माय बैड। आपका आंसर जो है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। अब डी क्यों गलत है? डी कह रहे हैं ड्राइविंग फोर्स और वेट। हाँ, ड्राइविंग फोर्स जो है वो राइट की तरफ एक्ट कर रही है और वेट जो है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि हम राइट एंड लेफ्ट फोर्सेस को और अप एंड डाउन फोर्सेस को देखेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखो, अ सिंगल फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी। एक सिंगल फोर्स आप बॉडी के ऊपर लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो सिर्फ बॉडी के ऊपर। व्हाट कैन नॉट हैपन, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। तो क्या आप एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो एक सिंगल फोर्स लगा के? एज्यूम करो कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ये भाई बॉल आपके पास आई इस डायरेक्शन में, आपने बल्ला उठाया और भाई ऐसा घुमाया कि बॉल भाई सीधा छक्के के लिए जाती है इस डायरेक्शन में। तो क्या आपने फोर्स लगा के बॉल की डायरेक्शन चेंज नहीं की? बिल्कुल, आप बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो यू कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स। सी में देखो, अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। क्या आप एक बॉडी की पोजीशन चेंज कर सकते हो विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट? अब आपके घर में एक बहुत ज़्यादा सुस्त इंसान होता है जो मोटा सारा होता है, ठीक है, तो क्या आप इसको यहाँ पे ला सकते हो, इस पॉइंट पे उठा के, ताकत लगा के? वैसे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक बॉक्स है आपके पास और आप इस बॉक्स के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगाते हो, तो क्या आप फोर्स लगा के इस बॉक्स की पोजीशन चेंज कर सकते हो? द आंसर इज़ येस, ये भी सही है। डी कहता है अ चेंज इन द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, कि आप एक मूविंग बॉडी की स्पीड, क्या आप एक मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकते हो? ज़रा सोचो, क्या आप एक मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज कर सकते हो? एज्यूम करो कि भाई आपके पास जो था ना वो एक यू कैन से कि एक बॉल थी जो कि बहुत आराम आराम से रोल हो रही थी, आपके हाथ में बल्ला था, आप बल्ला लेके इस बॉल के पीछे पड़ गए और आपने ज़ोर से मारा इसको,
तो पहले ये इनिशियली एक स्पीड से मूव कर रही थी, जब आपने और फोर्स लगाई तो ये और तेज़ मूव करेगी, है ना। तो यू कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एज वेल बाय अप्लाइंग अ फोर्स। लेकिन जो आप नहीं कर सकते वो क्या है कि आप किसी भी चीज़ का मैस चेंज नहीं कर सकते फोर्स लगा के। दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, ये मुश्किल है। आप पुश और पुल लगा के किसी भी फोर्स का किसी भी चीज़ का मैस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। ऑन विच कार इज देयर अ रिजल्टेंट फोर्स? ऑन विच कार इज देयर अ रिजल्टेंट फोर्स? किस कार के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है? ये कहता है अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड। याद है मैंने क्या कहा था? व्हेनेवर देयर इज अ कांस्टेंट स्पीड और व्हेनेवर समथिंग इज स्टेशनरी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हमेशा क्या होगी? इट विल बी ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो ए तो नहीं हो सकता। बी में कह रहे हैं अ कार मूविंग अराउंड अ बेंड एट कांस्टेंट स्पीड। एक गाड़ी जो है वो अराउंड अ बेंड मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड पे। अच्छा, इस पे बात करते हैं अभी। अ कार मूविंग अप हिल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक गाड़ी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है गाड़ी के अंदर, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड पे। तो क्या उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी? वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, राइट, और एक ही स्पीड से जा रही है, तो क्या होगा? देयर विल बी नो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तब भी आपकी फोर्सेज जो है वो बैलेंस्ड होंगी, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी। अ कार दैट इज स्टेशनरी। अब एक गाड़ी जो कि रुकी हुई है, जो कि मूव ही नहीं कर रही है, वो भी उसकी भी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगी, है ना, हमने पढ़ा था, राइट। अच्छा, अब ये आंसर थोड़ा अजीब है, समझ नहीं आया कि भाई बेंड के अराउंड कैसे। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो एज्यूम करो दिस इज़ योर बेंड। लेट्स एज्यूम कि भाई ये जो है ना वो आपका एक छोटा सा बेंड है, ये एक सर्कल है, और ये इस सर्कल का क्या है? ये इस सर्कल का सेंटर है। और यहाँ पे यू हैव अ क्यूट लिटिल कार, यू हैव अ क्यूट लिटिल कार कुछ इस तरह की, जो कि इसके अंदर मूव कर रही है। ये कार क्या कर रही है? ये कार जो है इस सर्कल के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हम देखते हैं कि भाई रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाली जाती है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाली जाती है? रिजल्टेंट फोर्स निकाली जाती है मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके। और एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी में चेंज कब आता है? वेलोसिटी में चेंज तब आता है जब वेलोसिटी में दो तरह से चेंज आता है, जब स्पीड में चेंज आता है या फिर जब डायरेक्शन में चेंज आता है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ़ यू चेंज डायरेक्शन योर डिस्प्लेसमेंट विल चेंज, एंड इफ़ योर डिस्प्लेसमेंट विल चेंज योर वेलोसिटी विल चेंज। और अगर वेलोसिटी चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, और जब एक्सेलरेशन चेंज होगी तो रिजल्टेंट फोर्स भी चेंज होगी, है ना। अब यहाँ पर जिम करो मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, अभी गाड़ी का अगर मैं बनाऊँ ना इसकी डायरेक्शन, तो मेरी गाड़ी की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, टेंजेंट टेंजेंट टू द सरफेस, कुछ इस तरह से। ये थी इसकी डायरेक्शन। लेकिन अगर मेरी गाड़ी यहाँ पे आ जाती है तो डायरेक्शन विल चेंज, ये टेंजेंट बनेगा, है ना, डायरेक्शन बदलेगी। जब डायरेक्शन बदलेगी तो आपकी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स भी चेंज होगी, बिकॉज रिजल्ट फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आप दिस मेक सेंस? तो आपका आंसर जो है वो बी है, एंड मैंने आपको समझा दिया कि वाई इज़ योर आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। एक सेब है जो कि दरख्त से गिरता है। विच लॉ डिस्क्राइब्स द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एप्पल एंड द मोशन ऑफ एप्पल एज इट फॉल्स। भाई जब वो गिरने लगेगा तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट, कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, नहीं कितनी नहीं, फोर्सेस बैलेंस होंगी, अनबैलेंस होंगी, और उस एप्पल का मोशन क्या होगा, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज कि होगा क्या। एज्यूम दिस इज़ योर ट्री, दिस इज़ योर ट्री, कुछ इस तरह से बन गया आपका दरख्त एप्पल का। आई नो इट्स हॉरेबल बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल।
सो यू हैव एन एप्पल लाइक दिस. अब ये एप्पल जो है ये एप्पल जैसे ही गिरना स्टार्ट होगा उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लगेंगी. जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, थोड़ा सा सोचो कि जब वो एप्पल गिरेगा तो उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लगेंगी. जैसे जैसे वो गिरना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले जो फोर्स लगना शुरू होगी वो कौन सी होगी. वो होगी वेट. इसका वेट. अर्थ इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. सबसे पहली फोर्स जो लगेगी वो वेट लगेगी. अभी इस सिस्टम के ऊपर, इस एप्पल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगी और वो है वेट. राइट. इसका मतलब ये है कि जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी ना वो भी डाउनवर्ड्स होगी, क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और फोर्स पे डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है तो रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड्स होगी. राइट. अब क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है, इसका मतलब ये है कि फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड. फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड. ठीक है. अब कहाँ पे मूव करेगा. याद है मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जिस डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा. ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट in the direction of resultant force. ठीक है. अच्छा जी, तो क्या होगा देखो ज़रा यहाँ पे ध्यान से. रिजल्टेंट फोर्स जो है, देयर इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि आपकी फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है. और क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी करेगा. और कहाँ पे करेगा. डाउनवर्ड्स करेगा रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में. तो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. दिस क्वेश्चन मेक सेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, एन इंजन पुल्स अ ट्रक एट अ कांस्टेंट स्पीड. एक इंजन है जो कि इस ट्रक को कांस्टेंट स्पीड में मूव करवा रहे हैं. ओके, तो ये मुझे ट्रेन लग रही है एक लेवल ट्रैक के ऊपर. अब क्या होता है, जो लिंक लगा होता है इंजन और ट्रक के दरमियान, ये वाला लिंक जो है ये टूट जाता है. इट ब्रेक्स. द ड्राइविंग फोर्स ऑन द इंजन रिमेन्स कांस्टेंट. जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो कांस्टेंट ही रहती है. मतलब जो इंजन फोर्स लगा रहा था आगे की तरफ मूव करवाने के लिए वो सेम ही रहती है. अब वो कह रहे हैं कि इंजन के ऊपर और ट्रक के ऊपर क्या इफेक्ट आता है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो. अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं फोर्स इज इक्वल्स टू एम एस ए, तो यहाँ से वी कैन सी कि आपका एक्सेलरेशन जो है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ. ठीक है. लेकिन इनवर्स रिलेशन है मैस के साथ. जितना ज़्यादा आपका मैस होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, जितना कम मैस होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी. तो सेम फोर्स के ऊपर अगर आप ये लिंक ब्रेक कर देते हो ना तो ओवरऑल मैस कम हो जाता है. राइट. जैसे अगर 10,000 न्यूटन्स की फोर्स लगा रहा था ये इंजन और वो 10,000 न्यूटन्स की फोर्स इस पूरे मैस को चला रहा था, तो जब इंजन ब्रेक हो जाएगा तो उसको अब कम मैस को चलाना पड़ेगा. ठीक है. तो जब आप मैस को कम करोगे तो आपका जो इंजन है वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. सेम फोर्स पे पहले वो इन दोनों मैसेस को कांस्टेंट स्पीड पर चला रहा था, लेकिन जब आपने ये मैस हटा दिया तो मैस गिर गया, मैस कम हो गया. और जब मैस कम होगा तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा. आपका जो इंजन है वो स्पीड पकड़ना शुरू कर देगा, वो उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी. अब इस ट्रक के ऊपर क्योंकि अब कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी सिवाय एक फोर्स के, सिवाय रेजिस्टिव फोर्सेस के, तो हुआ क्या. कि आपका ट्रक जो है ना वो लिंक उसका ब्रेक हो गया, वो पीछे रह गया. अब क्योंकि इस ट्रक को खींचने वाला कोई नहीं है, इसीलिए जो रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी, जो एयर रेजिस्टेंस होगी और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रक को स्लो करती जाएगी एंड इवेंचुअली ट्रक रुक जाएगा. लेकिन ये जो इंजन है ये स्पीड अप करना शुरू कर देगा. तो इंजन क्या है, इंजन की स्पीड सेम नहीं रहेगी, क्योंकि
पहले जो फोर्स ड्राइविंग फोर्स लग रही थी वो इन दोनों मैसेस को, इनके कंबाइंड मैस को एक कांस्टेंट स्पीड से चला रही थी। लेकिन जब आपने इस ट्रक को हटा दिया तो मैस काफ़ी कम हो गया, राइट। मैस बहुत कम हो गया, और जब मैस कम हुआ तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इंजन जो है वो स्पीड अप करेगा, इंजन जो है वो तेज़ से चलना शुरू हो जाएगा, और ट्रक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्सेस और एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी ना, वो उसको स्लो डाउन करेंगी और इवेंचुअली रोक देंगी। ओके, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ बी। आई होप इट मेक्स सेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ऑफ मैस 2,40,000 kg, एक ट्रेन है जिसका मैस है 2,40,000, इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर्स पर सेकेंड, और आपकी ट्रेन जो है वो 60 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट डीसेलरेट्स फॉर 10 मिनट्स। ब्रेक्स अप्लाई की जाती है और भाई आपकी ट्रेन डीसेलरेट करती है 10 मिनट्स के लिए, और जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ जाती। What is the average resultant force? अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? देखो, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको चाहिए होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मैस आपको चाहिए होता है, और आपको एक्सेलरेशन चाहिए होती है। अब मैस तो आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो आपको नहीं गिवन। एक्सेलरेशन नहीं गिवन, लेकिन एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो आपको गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। कम टू रेस्ट, जब कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ज़ीरो होती है ना। तो यहाँ से फाइनल स्पीड हमें पता है, इनिशियल हमें बताई गई थी, और टाइम भी हमें दिया गया है विच इज़ 10। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फाइनल वेलोसिटी जिसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो भाई फाइनल वेलोसिटी 60 आ गई, सॉरी फाइनल 0 आ गई, इनिशियल 60 आ गई। अब टाइम जो है ना वो आपको मिनट्स में गिवन है, लेकिन स्पीड आपके मीटर्स पर सेकंड में। तो आपको टाइम जो है ना वो सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 10 इंटू 60। ये आ गया भाई आपके पास 60/600, 60/600, ठीक है, विच इज़ 0.1। तो 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोग ये सोचोगे भाई ये माइनस साइन कहाँ गया? तो अगर माइनस, बेसिकली देखो, अगर आप एक चीज़ लिखते हो ना, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि भाई ट्रेन की एक्सेलरेशन माइनस 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, या फिर ट्रेन की डीसेलरेशन 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, दे टेक्निकली मीन्स द सेम, ठीक है। तो जब आप एक्सेलरेशन बताते हो ना, एक्सेलरेशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है एक्सेलरेशन में, लेकिन जो डीसेलरेशन होती है उसका खुद का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो डीसेलरेशन जब आ जाए तो आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो डीसेलरेशन आपके पास आ गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको भाई इसको मैथ से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली आपको इसको मैथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, व्हाट डू वी गेट? 2,40,000 multiplied by 0.1, you get 24,000 newtons, ठीक है। This is your final answer. Answer is A. I hope this question makes sense. Next सवाल। A hanging basket is fixed to a wall by a bracket. एक hanging basket है जिसको आपने फिक्स किया है वॉल के साथ by a bracket। तो ये एक वॉल है, इसके साथ आपने ये एक ब्रैकेट लगाया है, और इस ब्रैकेट के साथ आपने इस बास्केट को हैंग किया हुआ है। द वेट ऑफ द बास्केट इज़ 80 न्यूटन्स। बास्केट का जो वेट है वो है 80 न्यूटन्स। द वेट ऑफ द ब्रैकेट इज़ 20 न्यूटन्स। ब्रैकेट का वेट 20 न्यूटन्स है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रैकेट बाय द वॉल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये वॉल जो है वो इन टोटल इस ब्रैकेट के ऊपर अपवर्ड फोर्स कितनी लगा रहा होगा। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग बेसिकली ना। अच्छा जी, अब आपने ना समहाउ क्या किया हुआ है कि आपने समहाउ इस ब्रैकेट को इस वॉल के साथ फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जो है ना, ये वॉल को डाउनवर्ड्स पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ब्रैकेट वॉल के ऊपर
एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं विच इज समवट लाइक दिस, एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। ये डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? ये डाउनवर्ड फोर्स होगी इन दोनों का सम, ब्रैकेट का वेट प्लस इस बास्केट का वेट, इन दोनों का जो सम होगा ना वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स होगी विच विल बी 100 न्यूटन्स। कितनी होगी? ये होगी आपके पास 100 न्यूटन्स। ठीक है, मतलब ये है कि ये ब्रैकेट और ये बास्केट मिलके वॉल को नीचे की तरफ 100 न्यूटन से पुश कर रहे हैं। अब ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये समझ लो स्टेशनरी, ना ये बास्केट नीचे गिर रही है, ना ये ब्रैकेट नीचे गिर रहा है, ना ये ब्रैकेट ऊपर जा रहा है, ना ये बास्केट ऊपर जा रही है, सब कुछ स्टेशनरी है। ठीक है, अब जिस फोर्स से ये ब्रैकेट डाउनवर्ड्स पुश कर रहा होगा वॉल को, वॉल भी उतने ही फोर्सेस को ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी, बिकॉज रिजल्टेंट फोर्स आपने जीरो करनी है ना। रिजल्टेंट फोर्स जीरो तब होती है भाईजान जब अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस एंड लेफ्ट और जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं, ऑपोजिट फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल हो जाएं आपस में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जिस फोर्स से ये ब्रैकेट वॉल को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा उसी फोर्स से वॉल भी ब्रैकेट को ऊपर की तरफ पुश कर रही होगी, है ना? ऐसा ही है ना? ठीक है, और क्योंकि स्टेशनरी भी है तो हम यहाँ से भी रिड्यूस कर सकते हैं कि भाई अगर नीचे 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो ऊपर भी 100 न्यूटन्स की ही लगनी चाहिए ताकि हम सिस्टम को स्टेशनरी रख सकें, ताकि आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी आए? वो ज़ीरो आए। तो अपवर्ड फोर्स भी कितनी लगनी चाहिए? अपवर्ड फोर्स भी 100 न्यूटन्स की लगनी चाहिए। ठीक है, तो वॉल भी इस ब्रैकेट प्लस बास्केट को ऊपर की तरफ पुश कर रही है 100 न्यूटन से। तो यहाँ पे बेसिकली योर आंसर इज डी। ठीक हो गया? आई होप इट मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड causes it to move in a straight line. The graph shows how the resultant force varies with time. ये ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि how resultant force changes with time. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि which graph is the speed time graph for the object. अब इसको देखते हुए, मतलब इस ग्राफ को देखते हुए बताओ कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने पढ़ा है कि F इज़ इक्वल्स टू एम ए, एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है सो उसका मास तो सेम ही रहता है ना। अगर एक गाड़ी मूव कर रही है उसका मास तो सेम ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो रिजल्टेंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है? रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पे, और रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ। अगर आपकी रिजल्टेंट फोर्स बढ़ती है, if your resultant force increases, the acceleration increases as well, and if your resultant force decreases, your acceleration decreases as well. इसे कहा जाता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि भाई ये दोनों सगे भाई हैं, इनके बीच में बड़ा कोई अच्छा वाला खून का रिश्ता है। अगर आप एक को 2 पिज़्ज़े के स्लाइस दोगे दूसरे को भी 2 पिज़्ज़े के स्लाइस मिलेंगे। अगर आप एक को इंक्रीज़ करोगे दूसरा भी इंक्रीज़ होगा, अगर आप एक को डिक्रीज़ करोगे दूसरा भी डिक्रीज़ होगा। ये कहता है डायरेक्ट रिलेशन। तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इनिशियली एक अच्छी खासी रिजल्टेंट फोर्स थी, लेकिन विद टाइम अगर हम देखें ना तो ये रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है एंड इवेंचुअली ज़ीरो हो जाती है। तो जैसा रिजल्टेंट फोर्स के साथ हो रहा है बिल्कुल वैसा एक्सेलरेशन के साथ भी होगा। शुरू में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, लेकिन देन वो एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी और ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर सी में देखा जाए तो सी में आप देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वो एकदम ज़ीरो हो जाती है। नहीं, हमने ये दिखाना है जैसे फोर्स डिक्रीज़ कर रही है वैसे एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ करेगी। अगर बी को देखा जाए तो बी में तो पहले ही इनिशियली एक स्पीड है, राइट, और आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये नहीं है स्पीड कम हो, एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये है कि भाई जिस रेट से आपकी स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है वो रेट कम हो जाए। ठीक है, तो बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अगर डी को देखा जाए तो डी के अंदर जो है सीधी सीधी डीसेलरेशन है जो कि गलत है। यहाँ पे डीसेलरेशन है, ठीक है, वो भी कॉन्स्टेंट। यहाँ पे स्पीड ही ज़ीरो हो रही है, ऑब्जेक्ट ही रुक गया है, हालांकि ऐसी कोई बात हुई नहीं, तो डी भी गलत है। अगर ए को ध्यान से देखा जाए तो ए जो है हमारे डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल मैच कर रहा है। शुरू में एक्सेलरेशन थी
बिल्कुल शुरू में एक्सेलरेशन थी, ग्राफ में एक स्लोप थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फोर्स डिक्रीज़ करती है वैसे वैसे एक्सेलरेशन में डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ कर रही है और एक पॉइंट पे जाके आपकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो गई। अब स्पीड टाइम ग्राफ में हम ज़ीरो एक्सेलरेशन कैसे दिखाते हैं? एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ना, ये हमारा डिस्क्रिप्शन पूरा कर रहा है। पहले पार्ट ऑफ द जर्नी में क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करती है, एंड अगले पार्ट ऑफ द जर्नी में क्या होता है कि भाई आपके एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, और यही हमें चाहिए। तो आपका आंसर इज़ ए। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। नेक्स्ट सवाल, अ मैन विद एन ओपन पैराशूट, एक बंदा जिसका पैराशूट खुला हुआ है, इज़ फॉलिंग टू अर्थ एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब ये इंसान जो है ना, ये अर्थ की तरफ गिर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड पे। द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर जो है वो ये फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट करेंगे। विच टू फोर्सेस आर न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर। अब हमें क्या करना है, हमें एक तरह का बॉक्स दिया गया, उसमें 4 फोर्सेस पड़ी हैं और हमने बताना है कौन से 2 पेयर है, कौन सा न्यूटन का थर्ड लॉ पेयर है। पी कौन सी फोर्स है? पी फोर्स है द अपवर्ड फोर्स ऑफ द पैराशूट ऑन द मैन। ओके, तो दिस इज योर पैराशूट। इफ आई ड्रॉ a parachute something like this होता है। if I'm not wrong पैराशूट इस तरह ही दिखता है, ठीक है। और ये आपका इंसान जो है वो इसके साथ लटका हुआ है, ये आपका इंसान जो है वो इसके साथ लटका हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक फोर्स जो है ना, पैराशूट इस इंसान को ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, है ना, ये पैराशूट इस इंसान को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। ये फोर्स कौन सी है? फोर्स पी है। दूसरी फोर्स कहते हैं द अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ। अच्छा, अब बेसिकली बात यह है कि इस बंदे के ऊपर वेट तो एक्ट कर रहा होगा, राइट। अर्थ जो है वो इस इंसान को अपनी तरफ खींच रही होगी, लेकिन जिस फोर्स से अर्थ इस इंसान को अपनी तरफ खींच रही है, उसी फोर्स से ये इंसान भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। तो ये फोर्स वो कह रहे हैं क्यू है। तीसरी फोर्स कौन सी है? द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द पैराशूट। डाउनवर्ड फोर्स इसको वेट कहा जाता है। डाउनवर्ड फोर्स ऑन द मैन, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द पैराशूट। अच्छा, सो पैराशूट के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, पैराशूट का वेट, पैराशूट का वेट। और चौथी फोर्स कौन सी थी? डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द पैराशूट, ठीक है। जो ये इंसान पैराशूट के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है उसकी बात हो रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं समझाता हूँ क्या कहना क्या चाह रहे हैं। 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स वो द अपवर्ड फोर्स ऑफ द पैराशूट ऑन द मैन, ठीक है। ये पैराशूट जो है ना, इस इंसान को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, ऊपर की तरफ खींच रहा होगा एयर रेजिस्टेंस की वजह से। ये पैराशूट इस इंसान को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। फिर वो कह रहे हैं द अपवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द अर्थ। अब ये इंसान जो है, ये भी अर्थ को, जिस फोर्स से अर्थ इंसान को अपनी तरफ खींचेगी, उसी फोर्स से इंसान भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये उस फोर्स की बात कर रहे हैं। आर है द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द पैराशूट। अब जैसे इस इंसान का वेट है, वैसे इसका भी वेट होगा पैराशूट का, और अर्थ इसको भी अपनी तरफ खींच रही होगी। तो यहाँ पे इसके वेट की बात की जा रही है। और एस फोर्स कौन सी है? एस फोर्स ये है द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द मैन ऑन द पैराशूट। अब जिस फोर्स से ये पैराशूट इंसान को ऊपर खींच रहा होगा, ये इंसान भी पैराशूट को नीचे खींच रहा होगा, है ना, ठीक है। अब इन चारों फोर्सेस में से, ये इस इंसान का वेट नहीं मेंशन किया गया, इस चारों फोर्सेस में से कौन से फोर्सेस हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ का पेयर है। तो न्यूटन थर्ड लॉ का पेयर होने के लिए पहले तो ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि आपके पास है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करनी चाहिए, जो कि वी कैन सी कि भाई ये फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है इस इंसान के ऊपर, और ये एस वाली फोर्स एक्ट कर रही है पैराशूट के ऊपर, और बिल्कुल इसी तरह ये दोनों फोर्सेस भी हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट कर रही हैं। तीसरा रूल ये है कि भाई दे मस्ट बी ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड,
अच्छा, अब डब्ल्यू और क्यू का मुझे नहीं पता कि ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये है वो वेट, ये पैराशूट का वेट है जिस फोर्स से अर्थ पैराशूट को अपनी तरफ खींच रही है, और ये वो फोर्स है जिस फोर्स से इंसान अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं. सो आई एम नॉट श्योर कि भाई इफ़ बोथ दिस फोर्सेस आर सेम और नॉट, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये दोनों फोर्सेस सेम हैं. अब मुझे कैसे पता? बिकॉज दे आर फॉलिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड. ठीक है, दे आर फॉलिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड. और कॉन्स्टेंट स्पीड तभी होगी जब जिस फोर्स से इंसान पैराशूट को खींच रहा होगा नीचे की तरफ, और जिस फोर्स से पैराशूट इंसान को अपनी तरफ खींच रहा होगा, अगर वो कांस्टेंट हो जाए. ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस. तो यहाँ पे जो आपकी दो फोर्सेस सेम है उनमें कौन कौन सी है? एक P है और एक S है. तो यहाँ पे योर आंसर इज़ C. ये थोड़ा मज़े का और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था. तो योर आंसर इज़ C. आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई कि देखो ये वेट W और Q जो है, ये दोनों फोर्सेस, ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्यों नहीं हो सकती, ये समझाना भूल गया. तो ये इसलिए नहीं हो सकती कि देखो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहते हैं कि अगर A B के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो B भी A के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा. ठीक है, अब ये दो फोर्सेस देखो ज़रा ध्यान से. एक फोर्स लग रही है पैराशूट के ऊपर, अर्थ लगा रही है, और एक फोर्स लग रही है अर्थ के ऊपर जो कि इंसान लगा रहे हैं. अभी इनका ताल्लुक ही अलग है. ठीक है, अगर हम बात करें इसका जो थर्ड लॉ का पेयर होगा ना, जिस फोर्स से अर्थ पैराशूट को खींच रही है उसी फोर्स से पैराशूट भी अर्थ को खींच रहा होगा, तो ये इसका न्यूटन का थर्ड लॉ पेयर होता. अगर इस इंसान की बात करें तो ये इंसान जो है वो अर्थ को एक फोर्स से खींच रहा है, तो अर्थ भी इंसान को नीचे की तरफ एक फोर्स से खींच रही होती. ये इसका न्यूटन का थर्ड लॉ पेयर होता. अगर ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए के ऊपर उतनी फोर्स लगेगा. बीच में कोई सी नहीं आ सकता इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से जो है ना आपके पास ये दोनों फोर्सेस जो थी वो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं बन सकी, ये बन गई थी. और आई गेस दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है बिकॉज वी डिड अ कपल ऑफ पास पेपर क्वेश्चंस, जिसमें हमने काफ़ी डेप्थ में बात की, सवालों को समझा के सवालों को सॉल्व कैसे करना है. ना सिर्फ सॉल्व किया बल्कि हमने समझा भी, और सिंपल वर्ड्स में समझा. तो अगर आपको लगा हो कि भाई दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिली है, तो ज़रूर इसको आगे शेयर करना, आगे स्प्रेड करना उन लोगों में जिनकी मदद हो सकती है अगर आप उनके साथ शेयर करो. और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज़ वेल, और लाइक भी कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.